अमेरिका के अंदर शटडाउन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो कुछ अनिवार्य क्षेत्र हैं उनको छोड़ करके बाकी क्षेत्रों के अंदर सेवाएं बंद कर दी गई हैं अस्थायी रूप से, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है और वहां की जो कांग्रेस है उसके बीच में सहमति नहीं बन पा रही है कई विषयों पे। ये एक जो भयंकर मंदी आने वाली है वहां पर उसका एक प्रारंभिक रूप है, शुरुआती संकेत है। वहां अमेरिका में बेरोजगारी चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार नित नए बयान देकर के मामलों को उलझा रहे हैं और इसी वजह से भारत की जो आईटी कंपनियां हैं जैसे कि टीसीएस है या और कंपनियां हैं, उन लोगों ने भी अपना लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। अभी थोड़े दिन पहले खबर थी कि टीसीएस ने 2000 लोगों को निकाला। ऐसे ही जोमेटो जैसी और जो संस्थाएं हैं उन्होंने भी काफी लोगों को निकाला। वेदांता वगैरह जो एनएससी के अंदर भी लिस्टेड हैं और अमेरिका के अंदर भी लिस्टेड हैं कंपनियां, उनके ऊपर काफी असर पड़ रहा है। आईटी क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, बाकी क्षेत्रों के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाने के कारण ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अपने जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी 26,400 का, उसके ऊपर अभी तक नहीं पहुंच पाया। एक साल से ज्यादा हो चुका है। एक साल से ज्यादा से कोई रिटर्न नहीं मिल पाया है निफ्टी के ऊपर। लोगों की नौकरियां जा रही हैं और ऐसी ही एक परिस्थिति का सामना करना पड़ा हमारे दोस्त सुरेश को। सुरेश भी एक आईटी कंपनी में काम कर रहा था बेंगलोर के अंदर, अच्छी खासी जॉब थी, मगर एकदम से उसको नोटिस मिल गया कि 15 दिन का टाइम है, कंपनी जो अपने अतिरिक्त खर्चे उनको कम करने के लिए छटनी कर रही है और उसमें आपका नंबर आ गया है। अब क्या हो? पहले से तो ये सोच नहीं रखा था। बहुत अच्छी तनख्वाह थी, 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए महीने के मिलते थे और उसमें से आराम से जोमेटो, स्विगी और भी पता नहीं क्या क्या अन्य खर्चे करके ओला, उबर और सुख सुविधाओं की हर एक चीज जो उन्होंने है, कोई कसर नहीं छोड़ी जो उन्होंने यूज न की हो। और अब टंटन गोपाल, न कोई हाथ में फंड है और न कुछ है। अब जो दूसरी जगह जॉब अप्लाई करते हैं तो वो उतनी सैलरी देने को राजी नहीं है, क्योंकि आईटी क्षेत्र में तो जॉब बची नहीं है, कम बची है। और जो नए फ्रेशर्स आ रहे हैं वो कम पैसों पे करने के लिए राजी हैं। तो अब अनुभवी जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी नई जॉब कौन दे? और जो क्रीम है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाले हैं, उनकी जॉब सेफ है। तो जो मिडिल क्लास वाले हैं और जो उससे नीचे वो वाले हैं, उनके लिए फिर जॉब कहां बची है? और इन सब के बीच में एक इमरजेंसी फंड का नाम सुनने को मिलता है। तो भैया सुरेश ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं? तो मैंने कहा भाई आपका इमरजेंसी फंड होगा ना एक, जैसे कि आप अभी एक हस्बैंड वाइफ, आप दो ही हो, तो आप दोनों ही जॉब करते हो, तो आपकी वाइफ की जॉब से तो आपका खर्च चल जाएगा, मगर आपकी जॉब अगर नहीं है तो पीछे से आपके खर्चों को चलाने के लिए आपने एक इमरजेंसी फंड का निर्माण कर रखा होगा। तो सुरेश बोला ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। जब भी आप फाइनेंस का या उससे संबंधित कोई भी काम अपना फ्यूचर से संबंधित करना शुरू करते हैं तो उस टाइम में आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने इमरजेंसी फंड का निर्माण करना है। और ये कैसे किया जा सकता है? सुरेश ने पूछा। तो भाई जब आप सर्कस देखने जाते हो तो इसमें एक आइटम होता है जिसके अंदर रोपवे के ऊपर चढ़ करके और सर्कस के कलाकार ऊपर जाते हैं और मौत का झूला नाम से एक झूला होता है, उसके ऊपर अपने करतब दिखाते हैं। मगर आप कभी भी नोटिस करेंगे कि सबसे नीचे एक नेट बंधा हुआ रहता है जो जमीन से कुछ फुट की ऊंचाई पर रहता है। अगर कोई कलाकार गलतीवश या जानबूझ के भी उसके ऊपर गिर जाए तो वो नेट उसे वो सेफ्टी प्रदान करता है कि कभी भी उसकी जान को कोई जोखिम नहीं होगा। आपका जो इमरजेंसी फंड होता है वो वित्त के क्षेत्र में आपको ये इमरजेंसी प्रदान करता है। अब अगर आप, जैसे आपकी जॉब चली गई है या आप कोई जॉब शिफ्ट करते हैं और आप उस जॉब में नहीं खप पाते हैं, मान लीजिए कि आपने नई जॉब पकड़ी ज्यादा तनख्वाह के लालच में, अच्छे कैरियर के लिए, या लोकेशन देख करके, और भी कई कारण हो सकते हैं जो आप जानते हैं। तो अगर वो जॉब आपको सूट नहीं करी और उस दौरान आपने इमरजेंसी फंड भी नहीं बना रखा है, अपने जो खर्चे हैं उनका 6 महीने का, 3 महीने का, तो फिर आपका काम कैसे चलेगा? आपके वित्त की क्या व्यवस्था है? पीछे आपके परिवार के भरण पोषण का क्या होगा? उन ईएमआई का क्या होगा? उन लोन्स का क्या होगा जो आपने बांध रखे थे अपनी कमाई को देख करके? मगर अब वो कमाई नहीं रही तो वो ईएमआई कैसे चुकेगी? दोस्तों, इन्हीं सब बातों को परिभाषित करने के लिए आज ये वीडियो हमने बनाया है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। स्वागत है आपका वेल्थ विद गौरव के एक नए एपिसोड पे। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, अफर्मेशंस के बारे में और ऐसे ही अनेक आयामों के बारे में। तो दोस्तों, सुरेश के साथ जो स्थिति आई वो कहीं आपके साथ ना आए, तो इससे बचाव के लिए आपको एक इमरजेंसी फंड रखना जरूरी है। ये हमारे वीडियो का पहला भाग है जिसमें हम इमरजेंसी फंड के बारे में आपको ये बताएंगे कि वो कितना होना चाहिए, कहां होना चाहिए और क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है ये तो अब तक आपने जान लिया कि विभिन्न परिस्थितियां आपके साथ आ सकती हैं। पहला, कभी भी आपकी जॉब जा सकती है। अगर आप उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं, अगर आपकी फैमिली एक ही कमाई के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जरूर से जरूर आपके 6 महीने से साल भर के खर्चों का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, मान लीजिए कि कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई एक्सीडेंट कभी कहकर नहीं होता या कोई भी दुर्घटना कभी कह करके नहीं आती। अगर आपके पास उस समय तत्काल में पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे? दूसरे के आगे हाथ फैलाएंगे और आपकी मजबूरी को देखकर दूसरा, यकीन मानिए कि उसका फायदा उठाने का कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसे टाइम पे तो रिश्तेदार भी काम नहीं आते।
ये आपने और हमने बखूबी देखा है समय के साथ। तीसरा, ऐसी भी समय हो सकती है कि जब कोई अपॉर्चुनिटी जा रही हो, मान लीजिए कोविड के अंदर मार्केट गिरा हुआ था, जिनके पास इमरजेंसी फंड में ऐसा पैसा पर्याप्त पड़ा था, उन लोगों ने तो लगाया और उसका 4-5 गुना 2-3 साल में ही बना लिया। मगर क्या आपने ऐसा किया? नहीं, क्योंकि आपके पास वो इमरजेंसी फंड नहीं था ना। तो आगे के लिए हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कैसा इमरजेंसी फंड बना के रखना है, जो खाली इमरजेंसी नहीं आएगी, अगर अपॉर्चुनिटी भी आएगी, मार्केट भी कभी गिरता है या कोई कंपनी जो बहुत अच्छी है और सस्ते दामों में मिलती है, तो फिर हम लेने में क्यों चूकेंगे उसको। तो ऐसा ही मौका अभी एक आया हुआ था, जब निफ्टी भी 22,000 के करीब आया, 21,400 तक का भी उसने लेवल छुआ, और उस समय अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया होता अपॉर्चुनिटी समझ के, तो वापस निफ्टी अब 25,000 के आसपास चल रहा है। तो केवल सेंसेक्स में ही आपको निफ्टी के अंदर ही अच्छे वो मिलते हैं रिटर्न्स, और इसके अलावा जो शेयर गिरे थे वो तो अच्छे बने ही हैं। अभी की अगर आप बात करें तो आपको CDSL, BSE, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूं, जस्ट एक अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं कि हो सकता है कि अगर आप इसके चार्ट का अध्ययन करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, तो इनमें आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखे जो 30 से 40% अगले 1 साल के अंदर आपको दे सकता है। हो सकता है ये डबल भी हो जाए। कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दिसंबर के बाद या जनवरी फरवरी के बाद जब सेंसेक्स अपनी चाल चलेगा तो ये स्टॉक्स भी डबल हो जाएंगे, हो भी सकता है। तो जिसको इस अपॉर्चुनिटी में भाग लेना है वो उस इमरजेंसी फंड के पैसे का उपयोग यहां पे कर सकता है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। अब कि किसके लिए कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आप बैचलर हैं, सिंगल पर्सन हैं, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है और आपके माँ बाप या फैमिली आपके खर्चों के ऊपर निर्भर नहीं है, आपकी कमाई के ऊपर निर्भर नहीं है, तो ये 3 महीने का हो सकता है आपके खर्चों के बराबर। मान लीजिए आप एक शहर में रहते हैं और आपको 25,000 से 30,000 रुपए मिलते हैं और आपका महीने का खर्चा 20,000 रुपए कम से कम है या 15,000 रुपए है, तो 20,000 होने की स्थिति में 3 महीने का खर्च सीधे सीधे 60,000 रुपए हो जाता है। इन 60,000 रुपए को आप इमरजेंसी फंड मान करके आगे हम जहां बताएंगे वहां पे पार्क कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी स्थिति, अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं, शादीशुदा है, तो हस्बैंड वाइफ है, तो अगर आप दोनों जने कमाते हैं तो दोनों जनों की इनकम का कम से कम 6 महीने का वो फंड होना चाहिए एक्सपेंसेस का। ठीक है। अगर आपके बच्चा भी है तो फिर अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपके माँ बाप भी आपके साथ रहते हैं, तो जिस तरह से एक बड़े विमान को उड़ने में टाइम लगता है, एक लंबा रनवे चाहिए होता है, उसी तरह से आपको 6 महीने से 12 महीने का समय लगेगा कोई भी जॉब परिवर्तन करने के लिए, जॉब से बिजनेस में स्विच करने के लिए, या फिर कोई भी नए आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो उस परिस्थिति के लिए आपके पास 6 से 12 महीने का फंड जरूर से होना चाहिए। चलिए, ये भी हो गया। तो जिस तरह से आप 30,000 रुपए अगर कमा रहे थे और 20,000 रुपए आपके खर्चे थे, तो 12 महीने का फंड अगर हम देखें तो सीधे सीधे 2,40,000 रुपए, 2,50,000 रुपए आप मान के चल सकते हैं कि आपके पास एक अलग होना चाहिए। उसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू कीजिए, उसके बाद आप अपने खर्चे चालू कीजिए। ठीक है जी। और तीसरी स्थिति, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या एक फ्रीलांसर हैं, तो उस स्थिति में आपके पास कम से कम 12 से 24 महीने का फंड होना चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग या बिजनेस एक ऐसा मतलब ये समझ लीजिए पेशा है जिसके अंदर कमाई कोई निश्चित नहीं है। आज हो गई, कल नहीं हुई। या फ्रीलांसिंग जो आज नए नए यूट्यूबर बने घूमते हैं या दूसरे लोग हैं, उनकी कमाई का कोई और छोर नहीं है। आज वो कितना कमा रहे हैं और कल कितना कमाएंगे कोई नहीं कह सकता। आज उनकी अच्छी इनकम है, ठीक है, आप एक महीने से डिवाइड कर लीजिए आपके खर्चे कितने हैं, उसको 12 से गुणा कर दीजिए, या फिर उसको 24 से गुणा करके 2 साल का कम से कम आप इमरजेंसी फंड रखिए। इसी तरह बिजनेस के अंदर कब उतार चढ़ाव आएंगे, कब दूसरा आपका कॉम्पिटिटर अप हो जाएगा और आपके घर खर्च चलाने के भी खर्चे मतलब आपको बहुत पैसे की कमी पड़ने लगेगी, ये आप नहीं जानते हैं। तो इन सब का जुगाड़ करने के लिए आपके पास में ये इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। अब बात हो गई साहब, होना चाहिए, जरूरी है, हर परिस्थिति में होना चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है, तो हम कहां पे बनाएं। देखिए दोस्तों, इमरजेंसी फंड के आप 3 पार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, इमरजेंसी फंड का जो पहला दायित्व है वो ये है कि तत्काल आपको पैसे की जरूरत पूरी हो। तो जैसे आपने 2,40,000 या 2,50,000 रुपए जमा किए, तो इसका 10% यानी कि 25,000 रुपए आप अपने घर पे या ऐसी जगह कैश में रखेंगे जहां पे आपको सबसे जल्दी उपलब्ध हो सके, क्योंकि जब इमरजेंसी आएगी तो सबसे पहले आपको यही पैसा काम में आएगा। दूसरा, इसमें से बाकी बचा हुआ पैसे में से आप आधा या अपनी सहूलियत के अनुसार उसे बांट करके, डिवाइड करके, और 60-40 रेशियो में भी आप एक डेब्ट फंड के अंदर रख सकते हैं या एफडी के अंदर रख सकते हैं। तीसरा, आप एक ऐसा बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। कई जो बैंक है वो गवर्नमेंट तो नहीं, और कुछ बैंक तो नाम ही है कि 2-2.5% ही सेविंग इंटरेस्ट रहते हैं। कुछ बैंक हैं जो 7% तक का भी इंटरेस्ट आपके ब्याज खाते पर देते हैं। और इसमें आप फ्लेक्सी अगर आप अकाउंट चुन लेते हैं तो आपको एफडी का ब्याज आपके अकाउंट के ऊपर मिलता है। तो उस फ्लेक्सी खाते के अंदर आप अपने बचे हुए अमाउंट को रख सकते हैं, तो उस पर एक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। दूसरा, आपने एक एफडी करवाई है जो लास्ट एंड लीस्ट आपके पास प्रयोजन बचा है कि अब मेरे पास और कोई पैसा नहीं बचा है, अब मैं उसको यूज करूंगा इमरजेंसी फंड के रूप में, वो पैसे को आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इमरजेंसी फंड को 3 भागों में बांट दिया, और जब जब आपको जरूरत होगी तब तब आप उसमें से यूज करना शुरू कर देंगे। तो अब आपने जान लिया कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है,
अपने पैसे को कहां पार्क करना है। और अगर आपको कोई कहता है कि इसे पूरा इक्विटी में लगा दीजिए, तो दोस्तों ये गलत होगा। जिस तरह से निफ्टी ने पिछले 1 साल के अंदर कोई रिटर्न नहीं दिया, अगर आपने भी किसी इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड के अंदर ये लगा दिया होता और आपको कोई रिटर्न नहीं मिला होता, तो आपको दुख होता और उस समय आपकी अपॉर्चुनिटी या जो इमरजेंसी है वो आ गई होती, तो आपको ये दुख होता कि मैं उस पैसे को नहीं निकाल पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उससे मुझे कोई रिटर्न तो मिला ही नहीं है, या किसी लॉक इन पीरियड में होता तो ऐसी जगह पे हमको नहीं डालना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो एफडी या फिर डेप्ट फंड, दोस्तों ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। अगर आपको लगता है कि कोई एफडी मुझे 5 लाख से कम की हमेशा एफडी करनी चाहिए क्योंकि बैंक इतने की गारंटी देता है आपको, तो कोई एफडी मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे रही है, 8% का दे रही है, 7.5% का दे रही है, आपके घर में कोई वरिष्ठ नागरिक है, उसका नाम लेकर के मैं बैंक से ज्यादा 7.5 से 8% का इंटरेस्ट ले सकता हूं, तो आपको वहां पे वो एफडी पार्क करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहां पे क्या करूं, तो एक डेब्ट फंड ले लीजिए या लिक्विड फंड ले लीजिए, जिसका मकसद होता है कि उसमें मतलब निकालने के ऊपर कोई एक्सपेंस रेशो नहीं होता है और थोड़े ही दिनों में वो अपने आप को जल्दी ग्रो कर लेता है। आपको 7 से 8%, कभी कभी 6 से 8% वाले डेब्ट फंड भी आपको मिल जाते हैं, पर उसमें पैसा आपको वर्किंग डेज के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है। तो ऐसी जगह पे भी आप अपना पार्क कर सकते हैं। तो ये तो थी दोस्तों इमरजेंसी फंड के बारे में बात। अगले एपिसोड में अगर आप जानना चाहते हैं कि इमरजेंसी फंड से वेल्थ कैसे बनाएं, तो आप टाइप कीजिए इमरजेंसी फंड। मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि इमरजेंसी फंड से वेल्थ कैसे बनाई जा सकती है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बी हेल्थी, बी वेल्थी।